नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं उपन्यास धूल पौधों पर का अगला एपिसोड। लाल कपड़ों से उसे घिन छूटती थी। पति के कपड़े हटाए इसके पहले जो वे उसके जिस्म से चिपके हुए हैं, एक बड़ा झूठ जो है अपने जीवन से चिपकाए हुए है, उन्हें उतार फेंके। मन में यह बात पक्की हुई तो उसने शाम की आरती जिसमें उसकी उपस्थिति रोज की थी, उसमें जाना बंद कर दिया। एकाएक अनुपस्थिति पहले दिन ही दर्ज कर ली गई। रात की पूजा से निवृत्त हो युवा गुरु ने घर के हिस्से में कदम रखते ही पूछताछ शुरू कर दी। आरती में नहीं पहुंची, तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। तो क्यों नहीं आई? नहीं आई, आगे भी नहीं जाया करूँगी, मन नहीं करता। युवा गुरु उसमें कुछ एकाएक परिवर्तन से भीतर भीतर बौखला उठा। खुद पर काबू रखते हुए उसने संयत भाव से पूछा, क्यों नहीं करता? मैं भी तो जानूं। जब मन में श्रद्धा न हो तो सब यह दिखावा, लोगों को छलना है। कौन छल रहा है? किसमें नहीं है श्रद्धा, मुझमें या तुझमें? मुझमें। मैं अपनी बात कर रही हूँ। पूजा पाठ रोज करने में, उसे रोज रोज सम्मिलित होने से श्रद्धा बनती है। जैसा श्रद्धा भाव चाहती है आ जाएगा, पूजा पाठ चलते रहना चाहिए। नहीं, मैं सोचती हूँ कि श्रद्धा हो तभी पूजा पाठ का कोई मतलब है। अच्छा, सोचने भी लगी तू? पढ़ लिख गई है ना? अब कुछ नहीं बोली तो युवा गुरु ने ही जारी रखा, पर तूने यही नहीं सोचा कि तुझे आरती में न देखकर लोग क्या सोचेंगे, उन्हें कैसा लगेगा? जिन लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं, उन्हें कैसा लगेगा? मुझे इस बात से क्या मतलब उन्हें कैसा लगता है? मैं यह देखूं यह कि मुझे कैसा लगता है, और मैं कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि लोग मुझे ढूंढेंगे। मैं वहाँ नहीं दिखी तो धीरे धीरे सब अभ्यस्त हो जाएंगे, मेरे न होने के भी। पूजा तो अधूरी होगी। वह आप हैं तो विधि विधान से कराने वाले, आप हैं तो पूजा पूर्ण होगी। हम पति पत्नी साथ पूजा करते आए हैं। मुझमें अगर आपकी बराबरी की श्रद्धा नहीं है तो मेरा पूजा में शामिल होने का अपूर्ण बना देगा। तुझे क्या मेरे साथ पूजा में बैठने में शर्म आती है? मैं पत्नी हूँ, इसमें शर्म की क्या बात? पर मैं गुरुआइन हूँ, उससे शर्म आती है क्योंकि मैं उसके लायक नहीं। तो तू किसी पूजा में मेरे साथ नहीं बैठेगी? घर की पूजा में बैठूंगी जैसे हर पत्नी बैठती है, मंदिर की पूजा में नहीं, जहाँ मुझे गुरुआइन होके बैठना होता है। हम दोनों ने एक ही गुरु से दीक्षा ली, साथ पूजा नहीं करते तो दीक्षा का क्या होगा? तुझे पाप लगेगा। मुझे लगेगा ना, आपको तो नहीं। आप निभाई है अपनी दीक्षा की शर्तें। क्यों नहीं होता? अब तक कैसे होता आया? एकाएक तेरा मन कैसे बदल गया? सोचती थी कि मुझमें श्रद्धा जाग जाएगी, वह नहीं हुआ। पर अभी एकाएक अभी क्या होगा? मैंने कहा एकाएक कुछ नहीं, सालों सोचने के बाद मैंने निर्णय लिया है। पर निर्णय अभी ही क्यों लिया? पहले क्यों नहीं लिया? हर चीज़ का समय होता है। समय जहाँ आया तो हो गया। मुझे क्या मालूम अभी क्यों हुआ? गुरुजी को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सोच लेंगे कि इससे दीक्षा का अनुशासन नहीं निभा। वैसे गुरुजी को मेरे बारे में सोचने के अलावा बहुत से काम हैं। तू धर्म से च्युत हो जाएगी। मैं होंगी ना, आप तो नहीं। तू बड़ा अलग अलग सोचने लगी है। मैं पत्नी हूँ पर एक अलग जीव भी तो हूँ। क्या आप हमेशा मेरे साथ मेरे जैसा सोचते हैं, जो मुझसे ही उम्मीद करते हैं? देखता हूँ तेरे पर उग रहे हैं। नाराज़गी भरी कुटिलता से युवा गुरु ने कहा, अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए टीवी के सामने जा बैठा। उस दिन वह बिना बताए प्रेम प्रकाश के घर चली आई। पहले वह माँ और पत्नी के पास गई, पर उनके पास ज़्यादा देर नहीं ठहरी। औपचारिकता पूरी कर वह जल्दी ही प्रेम प्रकाश की स्टडी में आ गई। प्रवेश करते हुए उसने थोड़ा जोर का नमस्ते सर किया। जवाब देना भूल वे उसकी चमकती आंखों को देखते रह गए। वह पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई।
बच्चों को लेने स्कूल जा रही थी। थोड़ा समय था, सोचा इधर से होती चलूं। अच्छा किया, कैसी हो? जैसी दिखती हूँ मुझे तो अच्छी दिख रही हो। उसने सफ़ेद चूड़ीदार पैजामा और लाल रंग की आधी बाहों वाली कुर्ती पहन रखी थी। कुर्ते के गले और बाहों से सिरों तक चमकती कारीगरी थी। दुपट्टे के नीचे उसकी बाहें का ऊपर हिस्सा झलक रहा था। कोहनी के ऊपर गोरी मांसलता और आनुपातिक जो कुर्ते की चुस्त फसाव के नीचे गोल गोल उतरती थी और फिर कोहनी के नीचे की गोरी चिकनाहट में मिल जाती थी। दुपट्टे का लाल रंग और चमकती सफ़ेद कारीगरी बाहों पर एक अनोखा सुनहरापन बिखेर रहे थे। क्या कुछ नया लिख रहे हैं? लिखना न भी हो रहा हो तो कुछ न कुछ तो चलता रहता है, पुराना छूटा, कुछ आगे का अस्पष्ट, या कुछ जो शायद आकार ले कभी, शायद ना भी ले। इनकी छाया पड़ती रहती है हमारी सोच पर, हमारे व्यक्तित्व पर। जो लिखा जा रहा है उस पर तुम्हें नहीं लगता? मैं क्या बताऊं, लेखक होती तो शायद कुछ कह सकती, लेकिन मनुष्य तो हो, जीवन तो तुम्हारा भी है। सोचने में शायद हम सभी के साथ ऐसा होता रहता है। हम प्रोफेशनल लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा गहराई से होता है। वह खुद को टटोलने लगी। प्रेम प्रकाश आगे की बात ज़्यादा करते हैं। उसके अपने जीवन में आगे क्या है, वे बिंदु कौन है जो दूर टिमटिमाते हैं भी या नहीं, क्या जाने। वर्तमान से ज़रूरत से ज़्यादा आक्रांत है भविष्य, कहीं से कहीं झलकता, शायद है या नहीं भी। गहराई से ही तो फ़र्क आता है। कितने लोग तो कुछ सोचते ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी, बस खाना पीना मस्ती करना। मुझे ऐसे लोगों से बड़ी ईर्ष्या होती है। मुझ जैसों को जीवन मजबूर करता है सोचने के लिए, पर हम लगातार और स्पष्ट नहीं सोच पाते, बीच कहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि सोचने से अपने जीवन में कोई फ़र्क कहीं आ पा रहा है ऐसा दिखता ही नहीं। आप लोग लगे रहते हैं, इसलिए स्पष्टता की ओर बढ़ पाते हैं। मुझे तो लगता है मैं काफ़ी कन्फ्यूज्ड हूँ। अपने भीतर होंगे, बाहर स्पष्ट हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? आपके बोलने से। आप बोले भी नहीं तो आपकी उपस्थिति, व्यक्तित्व बोलते हैं, स्पंदन उठते हैं। मेरी पत्नी को तो उल्टे दिन में 10 बार कोसती है। वह अपने भाग्य को, ईश्वर कभी किसी को लेखक की पत्नी ना बनाए। प्रेम प्रकाश हंसे। वृक्ष की खुशबू उस तक नहीं पहुंचती जो उसके नीचे चारपाई डालकर पड़ा हुआ है। जो उधर से गुजरता है उसे तत्काल महसूस होती है। अच्छा, बस यह बताओ, वहाँ सब ठीक चल रहा है ना? कहाँ? घर में? हाँ ठीक है, जितना हो सकता है। वह उठ गई, जैसे घर के प्रसंग से उकताई दिलचस्पी नहीं थी। शेल्फ पर किताबें देखती रही। एक कदम दूरी पर अलमारी की तरफ बढ़ गई, जहाँ सजावट की चीज़ें, प्रेम प्रकाश को मिले पुरस्कार, मेडल्स आदि रखे थे। यह घर का बाहरी हिस्सा था, जहाँ से सीधे बरामदा और बाहर प्रेम प्रकाश की स्टडी को छोड़कर बाकी के हिस्से में की आड़ पड़ती थी। वह अलमारी की चीज़ों को आगे झुक झुक कर देख रही थी। बीच बीच में मेडलों, ताम्रपत्रों पर लिखा हुआ पढ़ने लग जाती। प्रेम प्रकाश की निगाहें वापस ऊपरी हिस्से की तरफ उठ गईं, जहाँ खुला हुआ था। आपको कितने मेडल्स, कितने सारे सम्मान मिले हैं? वह अलमारी में देखते चहकते हुए कह रही थी। इधर के दरवाजे के भीतर एक नज़र डाल के आसपास कोई नहीं है। प्रेम प्रकाश उसकी तरफ खींचते चले गए, पीछे से उससे जा चिपके, उसकी बाहों को अपनी हथेलियों में भर उसके नितंबों से सट गए। सिर उसकी गर्दन में उतर गया। उसके बालों की जड़ों से निकलती खुशबू उनके नथनों में भर रही थी। उसकी दोनों बाहों पर बारी बारी से उनके होंठ और आंखें फिसलते चले गए। उसे अपनी तरफ किया और उसको चूम लिया। ये क्या करते हैं? एक ताकतवर झटके से उसने प्रेम प्रकाश को करीब करीब धक्का देते हुए खुद से अलग किया।
और घबराती हुई वह बाहर निकल आई। उसकी सांस धौंकनी सी चल रही थी। कुछ क्षणों बाद प्रेम प्रकाश पीछे निकले, शर्म से लंगड़ाती चाल। एक भरपूर निगाह प्रेम प्रकाश पर डाल वह लॉन की क्यारियों की तरफ बढ़ गई। पास पड़ा पौधे सींचने वाला पाइप उठा लिया और नल खोलकर बड़े पौधों को पानी देने लगी, पहले नीचे फिर ऊपर पत्तों पर। प्रेम प्रकाश को पास महसूस कर उसने कहा, देखिए कितनी धूल बिछी है बेचारे पर। क्यारी में पाइप छोड़ देना कि पौधों को नीचे से पानी मिलता रहे काफ़ी नहीं होता। वह दूसरे पौधों पर चली गई। पौधे भी नहाना चाहते हैं, उन्हें जब इस तरह नहलाओ तो कैसे लहलहा उठते हैं। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, बोल नहीं सकते तो क्या। प्रेम प्रकाश उसे पौधों में खोया देख रहे थे। वे उसके ठीक पीछे थे, पर खुले में पहुंचकर वह निश्चिंत हो गई थी। कुछ पलों पहले की घबराहट फेंक कर वह एकाएक पलटी और धीरे से बोली, मुझसे नाराज़ मत होना, मुझे अपने संग रखना। उस वक्त जब वह 10 सुना सकती थी और शर्मसार प्रेम प्रकाश चुपचाप सुनते रहते। प्रेम प्रकाश को अपनी तमाम बुद्धिमत्ता के बावजूद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, न अपना व्यवहार। वह ही जो फिर पौधों की तरफ मुंह करके नहलाने में लग गई थी। अरे बेटे के स्कूल छूटने का समय हो गया, मैं जाऊंगी, एकाएक उसने कहा, और ये लीजिए पाइप, अपने पौधों को नहलाइए। उसने पाइप वह प्रेम प्रकाश को पकड़ा दिया। कितना फ़र्क है उस तुम में जो बाहर पहुंचता है और वह तुम जो दरअसल है। बाहर कितना सभ्य, कितना शालीन, कितना चरित्रवान, कितना करुणामय, कितना क्या क्या कुछ, और असल में मांस के लिए ललचाता एक भूखा भेड़िया। तुम पिए नहीं थे, पर तुम्हारा व्यवहार 100% पियक्कड़ों जैसा था। मांस और मदिरा को यूं ही नहीं साथ साथ रखा जाता। मदिरा पीकर मांस देखकर ही आदमी क्या से क्या हो जाता है। तुम्हारी कुंडली कई ज्योतिषियों से विचरवाई गई थी। अपने अपने ज्ञान के अनुसार सबने तुम्हारे नक्षत्र विधान में शुक्र की महिमा गाई थी। जो थोड़ा उदार थे, पर एक जो सिनिक किस्म के थे, बोले 100 तरफ देखने पर मजबूर। 1000 खूंटों से बांधी एक बेचारी स्त्री आखिर दे भी क्या सकती है किसी को। वे जैसे बोलने में वैसे जीवन में भी थे झक्की। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। जैसे कीचड़ से बचकर चलते हैं, वैसे औरत से आजन्म बचते रहे। तीसरी कोटि के ज्योतिषी कह सकते हो। कुछ ज़्यादा ही क्रूर थे, पर हो सकता है वे यथार्थ परख रहे हों। उनका कहना था कि तुम्हारा शुक्र नीच का है, तुम्हारे सभी नक्षत्र उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं, पर एक यह शुक्र उन सब की टांग खींचता है, तुम्हें बीमार की ओर ले जाने वाला, अपयश दिलाने वाला। अगर यह न होता तो तुम कहाँ से कहाँ पहुँचते। तुम्हें स्त्रियों से कभी छुट्टी न मिलेगी या तुम नहीं लोगे, बात एक ही है। अजीब आदमी हो तुम। कहते हो कि जब तुम्हारी नियति ही है यह, तो तुम कहाँ से जिम्मेदार हो। नियति जब तुम्हारा स्वभाव बनकर बैठ गई हो, तुम कर ही क्या सकते हो। रही बात ख्याति की, तो जितनी मिलनी थी वो उतनी मिल चुकी। अब उसके लिए प्रयत्न ही क्यों किए जाएं, खास तौर पर ऐसे प्रयत्न जो स्वभाव के विपरीत हों। फिर ख्याति, उन्नति, हमेशा उसी के चक्कर में। क्या यही जीवन में सब कुछ है। स्वभाव के साथ साथ उसकी धार की दिशा में क्यों न बहने दिया जाए खुद को। बिगड़ जाते हो तो कहते हो कि जब तुम किसी खास दिशा में बहने की कोशिश नहीं करते हो तो रोकने की भी कोशिश क्यों करो। दलीलों और तर्कों से की गई व्यूह रचना तुम्हें सुरक्षा दे सकती है, पर उसका क्या करोगे जब तुम एक साथ अपनी और दूसरे की भी नज़रों में गिर जाओगे। तुम उसे करुणा देने चले थे, नहीं उसे दिखा रहे थे, जैसे समाज को अपनी समाज सेवा दिखाते रहते हो। दिखाना तुम्हारी आदत बन चुकी है। तुम्हें करुणा अरुणा नहीं थी। तुम्हारी नज़र तो शिकार पर थी, जैसे शेर झाड़ियों में छिपा बैठा रहता है या कि मगर रेत में पड़ा रहता है निष्प्राण सा।
तुम भी एकाएक झपटे, उसे मौका ही न दो सोचने का। वह लड़की है, हर दृष्टि से तुमसे हीन, क्या कर सकेगी? भाग ही सकती थी बेचारी। वह जो तुमसे अपने पति की क्रूरता का रोना रो रही थी, सोचती थी कि तुम में फ़र्क होगा। उसे तुम्हारी ज़रूरत है, उसे तुमसे भी वही मिला। क्या सोचती होगी वह? आदमी भी वैसे ही चीथने को दौड़ता है। तुम्हें क्या इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? तुम उसकी नज़रों में इतनी जल्दी कैसे गिर गए? चलने से पहले उसने क्या कहा? नाराज़ मत होना, मुझे अपने संग रखना। इसका क्या अभिप्राय है? जिस वक्त वह तुम्हें लताड़ सकती थी, उस वक्त उसने ये शब्द क्यों कहे? प्रेम प्रकाश को बुखार आ गया। वे भीतर भीतर गिलानी में घुल रहे थे। उससे खुलकर साफ साफ माफ़ी भी नहीं मांग सकते थे। बड़प्पन आगे आ रहा था। खुद को भी माफ़ नहीं कर सकते थे। ऊपर से गुत्थी जो उसने पकड़ा दी थी मुझे अपने संग रखने की। समाजशास्त्र के अपने तमाम ज्ञान और अनुभव के बाद भी वे इस छोटे से जुमले का मतलब न समझ पाते, बार बार उससे टकराते। उसने साथ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। संग कहा, रखना कहा, रखिएगा नहीं। क्या शब्दों के प्रति वह इतनी सजग है, या उसकी निष्कलुषता ने ये शब्द स्वतः उठा लिए, जैसे चिड़िया की चोंच में कूड़ा कचरा भी दाना के साथ आ जाता है। इन शब्दों का कोई आशय था, सायास उठाए गए होते तो शायद न होता, अनायास ही उसके मुंह से आ गए होंगे। आशय होगा, भले ही उसे पता न चला हो। बीमारी का पता उसे चला तो भागी भागी आई। प्रेम प्रकाश अपनी स्टडी की चारपाई पर ही लेटे थे। सीधे वह वहां पहुंच उनकी चारपाई के बीचों बीच बैठ गई। प्रेम प्रकाश के बहुत करीब उनके माथे पर हथेली रखे देखने लगी। बुखार है, सिर दुखता है, दवा दूं? वह भावुकता गढ़ती अगर प्रेम प्रकाश उसे न देखते। सचमुच वह भीतर तक आहत थी। आंखों में करुणा। प्रेम प्रकाश ने उसकी हथेली उठाई तो उनके होठ उसकी हथेली पर चले गए। हथेली भीतर नम थी, जैसे उसकी संवेदनशीलता द्रवता वहां उतर आई थी। तभी अंदर से प्रेम प्रकाश की माँ और पत्नी आ गए। उनकी निगाहें प्रेम प्रकाश पर थीं, बल्कि उस जगह थीं जहां वह बैठी हुई थी, पलंग के बीचों बीच, जहां से उसका शरीर नहीं तो कपड़े प्रेम प्रकाश के करीब करीब छूते थे। उनके संस्कारों के अनुसार लड़की की यह निर्लज्जता थी, पर पुरुष के बिस्तर पर इस तरह बैठना। उनकी घूरती आँखों से यह साफ था कि उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उनका हाल, दवाइयाँ आदि के बारे में वह पूछती रही। वहाँ से तभी उठी जब दवा देने के लिए पानी लाने अंदर जाना था। लौटी तो फिर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठी और बीमारी से संबंधित अन्य औपचारिक बातों से खुद को उलझा लिया। एकांत जब मिला तो प्रेम प्रकाश धीमे से कह गए, उस दिन मेरा व्यवहार बहुत खराब था, माफ़ करना। तो यह सोचते हुए ही आप बीमार पड़ गए? सोचने को अच्छा कुछ नहीं मिला क्या? नौकरी के बारे में तुमने क्या सोचा? आप जैसा कहेंगे, पर मुझे अभी पीएचडी करना है। वह भी करो, साथ साथ नौकरी भी करती जाओ। मेरी नज़र में एक प्राइवेट पत्रकारिता शिक्षण संस्थान है, वहाँ के सर्वेसर्वा वर्मा जी से जाकर मिल लो। कल के बाद कभी, मैं आज उनसे बात कर लूँगा। पहले आप ठीक हो जाइए। अरे उठकर फ़ोन ही तो करना है ना। वहाँ कोई इस लायक तो नहीं है कि पूछा जाए। पहली बार घर से बाहर निकलूँगी तो। हाँ, पूछ लेना चाहिए। वैसे तुम्हारा तो मन करता है ना? किस बात के लिए? यही नौकरी करने के लिए। आपने कहा तो मेरे लिए बात ख़त्म। किसी पर इतनी जल्दी विश्वास जमा लेना गलत है। अभी तुम मुझे जानती तक नहीं। मैं खासा गंदा आदमी हूँ, नमूना देख चुकी हो। उसने कुछ नहीं कहा। अनमनी सी इधर उधर देखने लगी। किसी पर भी इतना आश्रित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, अपने विवेक से तय करना सीखो। अगर मेरा विवेक आपका कहना मानना चाहे तो। यह विवेक नहीं, अंधभक्ति है। तुम्हें स्वयं निर्णय लेना चाहिए।
ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि तुम ही उसे सबसे ज़्यादा समझती हो और ख़ुद को भी। मैं दोनों ही नहीं समझती। सोचने का अभ्यास ही नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से ही सोचने के लिए हतोत्साहित किया गया। अब तक आप पहले आदमी हैं जिसने कहा कि सोचो। मैं फ़िलहाल पीएचडी करना चाहती हूँ। वह तुम नौकरी के साथ साथ भी कर सकती हो। मैं नौकरी के पक्ष में इसलिए हूँ कि तुम्हारे घर का जो दम घोंटू वातावरण है, उसमें तुम कहीं न कहीं बाहर निकलोगी, दूर रह सकोगी पूरा दिन। लेकिन इन लोगों से पहले पूछ लेना चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें वर्मा जी के पास भेजूं। कहो तो तुम्हारे पति से मैं बात कर लूं, आप जैसा ठीक समझें। थोड़ा समय तो लगेगा बदलने में। वैसे मेरा उनसे बात करने का मन तो नहीं है। तुम्हारी नौकरी पर जाने को लेकर आगे जो विवाद होंगे तो उसमें मैं गवाह रहूँगा कि पूछ तो लिया था। पत्नी और माँ आ गए तो उन्होंने बातों में फिर बीमारी को बीच में ले लिया। पहले की बातें कोई ऐसी तो नहीं थीं जो माँ या पत्नी के सामने न की जा सकें, पर प्रेम प्रकाश जानते थे जिससे उनका चारपाई पर बैठना नहीं देखा गया, वे उसकी नौकरी, उसके पति आदि की बातें कैसे कर सकते थे। प्रेम प्रकाश ने फ़ोन करके उसके पति से पूछा तो युवा गुरु गदगद और भी हो गया। मंदिर वह आती नहीं तो घर के कामों के साथ साथ अगर कुछ रुपए कमा कर लाए तो क्या बुरा। जैसा गोल गोल रसगुल्ला सा उसका चेहरा था, वैसा ही मिठास झलकाता वह बोला, बहुत अच्छा रहेगा, यह तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। नौकरी के लिए समय मिलेगा उसे, बिल्कुल सारा दिन घर में बैठी ही तो रहती है, आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रेम प्रकाश को ये बात बहुत चुभी। वे जानते थे कि वह घर में कितना खटकती है सभी को। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्हें उस व्यक्ति से थोड़ी ईर्ष्या हुई कि कुछ शब्दों के सहारे वह किस मज़े से इत्मीनान में रह लेता था। पत्नी से कहेगा, देख ले, तू सोच ले, माने किसी भी फैसले की जिम्मेदारी पत्नी पर। भक्त ग्राहकों से हर बात कहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, माने मैं तो तुम्हारी राय की ही पुष्ट कर रहा था, और किसी से कुछ मांगना हो तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जब कभी वह फ़ोन उठाता और प्रेम प्रकाश पूछते कि वह क्या कर रही है, वह गर्व भरे संतोष के साथ कहता, खाना बना रही है या कपड़े धो रही है। भीतर पत्नी काम कर रही हो, बाहर आदमी बैठा फ़ोन सुने या टीवी देखे या बरामदे में मेज़ पर पैर रखे अखबार पढ़े, इससे बढ़िया ज़िंदगी और होती है कोई। वह नौकरी पर जाने लगी, लेकिन उसमें कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया। आत्मविश्वास कम या ज़्यादा नहीं हुआ। प्रेम प्रकाश के लिए कोई अनुग्रहित होने वाला भाव वह भी नहीं कही। वह सोचती थी कि जो काम उसे मिला था उसके लिए वह ज़्यादा ही पढ़ी लिखी है, जितनी मेहनत की अपेक्षा है उससे ज़्यादा ही करती है। तो नौकरी अगर मिली तो मिलना ही था, तो तनख्वाह मिलती है, वह उससे ज़्यादा का वह अपना श्रम और समय देती है। प्रेम प्रकाश से वह मिलती थी इसलिए नहीं कि उन्होंने नौकरी दिलवाई, उनसे लाभ था, बल्कि इसलिए कि उनके पास बैठना उसे अच्छा लगता था। उनसे हर तरह की बातें कर सकती थी, उन्हें कुछ भी बताने में हिचक नहीं होती थी। उसका जब मन करता था तब वह उनसे मिलने आ जाया करती थी। बाद में सोचती रही, किसके लिए नैसर्गिक रंग। पति को तो वह सिर्फ सहती है, उसे क्यों कुछ अच्छा देना नहीं चाहेगी। प्रेम प्रकाश ने क्या यह अपने लिए कहा, पर उन्होंने उस दिन धक्का खाने के बाद कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। एक बार जब शाम को उनके घर कोई नहीं था तब रुकने को कहा था, तो उसने खुद को उन्हें बड़ी शालीनता से समझाते हुए पाया, देखिए, वह घर जैसा भी है मैं उसकी कुछ हूँ, वहाँ रहती हूँ, यहाँ से मुझे लौटकर वहीं जाना है, रोज़ जाना है, पता नहीं कितने दिनों तक वहीं उन्हीं लोगों के साथ रहना है, तो समाज के कायदों से तो चलना होगा। मैं अंधेरा होने से पहले घर पहुँच जाती हूँ। भीतर से तो तुम में विद्रोह है, ऐसी मान्यताओं के खिलाफ, ससुराल वालों के खिलाफ।
घृणा है एक एक के लिए, लेकिन बाहर किसी की पत्नी, किसी की बहू के रोल्स भी तो अदा करने हैं। मुझे नहीं मालूम यह तुम में इस तरह के दो विरोधी रोल्स खिल कैसे रहे हैं। नहीं है, मैं भी जानती हूँ। एक से एक जो मेरे रिश्ते हैं उनके साथ आपसी व्यवहार में मेरी घृणा, विद्रोह की झलक भी है। उनसे असलियत नहीं छुपाती हूँ। जैसे भी हैं वे रिश्ते, उसका सामना उन्हें और मुझे दोनों को करना है, लेकिन बाहर उन लोगों की मान मर्यादा की खातिर मर्यादा में रहती हूँ। यह मेरा उपकार है उन पर। उन्होंने जो मुझे पढ़ाया लिखाया, उस ऋण को चुकाती हूँ। इस तरह मेरे लिए यह मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि और कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। मुझे भी लेकर तुम्हारी कोई मजबूरी है क्या? नहीं, आपके पास तो मैं अपने मन से आती हूँ। सच कहूँ तो मैं अंदर से मृत थी, उसे आपने जीवित कर दिया। आपने सोचना सिखाया मुझे, अपने बारे में, जीवन के बारे में। सीख गई नहीं, शुरू किया है। अब यह प्रक्रिया होती ही चली जाएगी, भले ही मैं कहीं पहुंचूं या नहीं। पहले तो कुछ नहीं होता था, और तो तुम यह कहा करती हो मुझे अपने संग रखना। मुझे आपका साथ चाहिए, इसलिए जब जब आप बुलाते हैं दौड़कर आ जाती हूँ। अपने आप भी आ जाती हूँ कि आपका संग मुझे जीवित रखेगा। तुम कभी अपनी तरफ से मिलने बाहर के लिए नहीं कहती, रोकती भी नहीं हूँ खुद को। जहाँ आप कहते हैं चली आती हूँ। आपसे विनय करती हूँ कि संग रखना, तो यह जानकर कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, कहीं से भी आपके लायक नहीं हूँ, आपकी किसी काम की भी नहीं हूँ। तुम्हें कैसे मालूम कि तुम मेरे किसी काम की नहीं? मेरे मन में तुम्हारे लिए आकर्षण है, तुम्हें अनुभव भी होता होगा। होता है। आपसे कहना भी चाहती थी कि मुझ में कुछ नहीं है। शरीर में आपकी रुचि दिखती है, मेरी नहीं। मर चुकी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कभी थी ही नहीं। शुरू से ही हालात ऐसे रहे कि जगी ही नहीं। उस पर ऐसे प्रहार हुए कि पनप ही नहीं पाई। पुरुष को शुरू से ही जिस रूप में देखा, उससे मन में घृणा जम गई। पता नहीं आपके करीब कैसे आ गई। वहाँ भी मुझे शारीरिक क्रियाओं से अरुचि ही है। सोचती हूँ कुछ दिनों में आपकी भी इन चीज़ों को लेकर मुझ में रुचि नहीं बचेगी। मैं आपको आहत नहीं करना चाहती, पर क्या करूँ? इसके बाद भी क्या आगे बढ़ा जा सकता है और कहाँ? फिर भी अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे मालूम है कि वह प्रतिकार नहीं करेगी, तो यह उसे नौकरी दिलवाने की फीस वसूलना होगा। मुझे अपने आप को खींच लेना चाहिए। जो भीतर से इतना दुखी हो जैसे कि वह है, उसे और दुखी नहीं किया जा सकता। मेरा साथ उतना ही जितना उसे संबल दे, जीने की शक्ति दे। थैंक यू।